जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 93। कल के लेक्चर में हमने आईटी जनरल कंट्रोल के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑडिट के ऑडिट को ये कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स को कैसे हम अपने ऑडिट में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट है। एप्लीकेशन कंट्रोल आज का कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कंट्रोल्स को डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन का एक तरीका है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स, और क्लासिफिकेशन का एक और तरीका भी है आईटी जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल उन कंट्रोल्स को कहते हैं जो बहुत सी एप्लीकेशंस को इफेक्ट करते हैं या ऑल एप्लीकेशंस को इफेक्ट करते हैं और वो एप्लीकेशंस की इफेक्टिव फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक एरिया के लिए रेलिवेंट होते हैं। ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल। जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वो मैनी एरियाज को अफेक्ट करता है, रिस्क एट असर्शन लेवल वो स्पेसिफिक एरियाज को अफेक्ट करता है। उसी तरह जनरल कंट्रोल बहुत से एरियाज या बहुत सी एप्लीकेशंस को इफेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को, स्पेसिफिक एरियाज को इफेक्ट करते हैं। आईटी की लैंग्वेज में हम एरिया को एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होती है। प्रैक्टिकली आप चाहें तो अपने पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो आईटी सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप, तो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली सबसे अहम चीज़ आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी, तो आप सिर्फ इन्वेंट्री एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी पेरोल वगैरह की कैलकुलेशन या अदर एक्सपेंसेस वगैरह वो हो सकता है आप उसको ऑटोमेट ना करें, तो आपकी मर्जी होती है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं डिफरेंट एरियाज के लिए, सेल्स के लिए अलग से, इन्वेंट्री के लिए अलग से, बिलिंग वगैरह के लिए अलग से। तो कल हमने जनरल कंट्रोल स्टडी किए, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स की डिफरेंट कैटेगरीज देखते हैं। जैसे हमने कल स्टडी किया था ना जनरल कंट्रोल्स की कैटेगरीज, 6 कैटेगरी याद है आपको? 6 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, नहीं याद मुझे लग रहा है। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? जनरल कंट्रोल। लीडरशिप कहाँ से आ गई? आईटी क्वालिटी कंट्रोल नहीं पूछ रहा, जनरल कंट्रोल पूछ रहा हूँ। आईटी जनरल कंट्रोल, कंट्रोल्स ओवर सिस्टम डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, कंट्रोल ओवर चेंजेस टू प्रोग्राम, कंट्रोल्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम, करेक्ट वर्जन, एक्सेस कंट्रोल्स और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। ये थी एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल जनरल कंट्रोल्स की। आज हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स की एग्जाम्पल्स कैटेगरीज पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल की 4 कैटेगरीज हैं। इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स और कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। इनको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, उसकी मदद से अगर हम समझेंगे आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। फर्ज कीजिए हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए। आपने देखा होगा कुछ स्टोर ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको रसीद नॉर्मली मैनुअल बना के देते हैं। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, पहले घूम फिर के आप सारी जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप काउंटर पे आते हैं, काउंटर पे एक बंदा बैठा होता है, वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 स्कैन करता है सिस्टम में, फिर उसकी क्वांटिटी को एंटर करता है। जैसे ही स्कैन किया जाता है ऑटोमेटिकली सिस्टम में वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाती है और प्राइस भी आ जाती है। फिर वो क्वांटिटी को एंटर करता है 1 2 3 जितनी भी है, और साथ बिल आता जाता है। फिर वो आपसे पूछता है कैश में पेमेंट होगी, क्रेडिट में, वगैरह वगैरह। फिर अकॉर्डिंगली जब आप फाइनल कर लेते हैं, हम आपको बिल की टोटल अमाउंट बता देता है, आप उसे ओके कर देते हैं और बटन दबाता है तो उसके बाद फिर प्रिंट आ जाता है बिल का। आप बिल पे करते हैं और घर आ जाते हैं। यही सिस्टम होता है ना। अच्छा मुझे बताइए, वो जो काउंटर क्लर्क, थोड़ा ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस करते हैं। जो काउंटर क्लर्क बैठा हुआ है वहाँ पे, वो क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम उसके पास है या एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है? स्पेसिफिक एप्लीकेशन है सिर्फ, जो कि सेल्स एंड बिलिंग से रिलेट करते हैं।
स्पेसिफिक एप्लीकेशन की 4 कैटेगरी, जो कि हर दुनिया की एप्लीकेशन की 4 कैटेगरीज होती है। दुनिया की यानी कैटेगरी से मुराद 4 फेजेस में काम करती है। दुनिया की हर एप्लीकेशन 4 फेजेस में काम करती है। सबसे पहले इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आउटपुट, फिर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या है? इनपुट का। और इनपुट कब होती है? जैसे ही उस काउंटर क्लर्क ने अपनी प्रोडक्ट को उठाया और उसको स्कैन किया, तो वहां पे कंप्यूटर ने उस बारकोड को रीड किया और साथ ही आपकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो गई। डिस्क्रिप्शन देखिए उसने खुद नहीं एंटर की थी, ऑटोमेटिकली इनपुट हो गई। ये जो फेज है, ये पहला फेज है एप्लीकेशन का। इस सेल्स एप्लीकेशन या बिल्डिंग एप्लीकेशन का पहला फेज क्या है? इनपुट। उन इनपुट में क्या होता है? प्रोडक्ट को स्कैन करके डाटा इनपुट किया जाता है। डाटा को क्या किया जाता है? इनपुट किया। ये इनपुट फेज है। फिर उसके बाद आपका जो बिल है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब एंटर करता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि आपका बिल भी साथ साथ प्रोसेस हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है साथ साथ। जैसे जैसे आपने वो प्रोडक्ट को स्कैन करते जाते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनती जाती है और वो क्वांटिटी को अगर चेंज करना चाहे तो कर सकता है। और फिर नीचे टोटल अमाउंट आ रही होती है। अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा होता है तो मुझे बताइए वो डिस्काउंट अप्लाई होता है कि नहीं? होता है बिल्कुल। और जब आपकी फिगर आ रही होती है नेट बिल की अमाउंट, वो डिस्काउंट की डिडक्शन के बाद आ रही होती है। ऐसे ही है, डिस्काउंटेड। और फाइनल बिल आपका बन रहा होता है। ये जो स्टेज है ना जिसमें आपका बिल कैलकुलेट हो रहा है, उसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस अप्लाई हो रही है। कभी मल्टीप्लिकेशन है, कभी एडिशन है, कभी डिडक्शन है। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है। अगर आप क्वांटिटी एक ही प्रोडक्ट की अगर 2 क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं वो उसको मल्टीप्लाई करता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो वो उनको अलग ऐड करता जाता है। अगर डिस्काउंट है उसको लेस कर देता है। ये जो कैलकुलेशन वर्क है इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ये आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेसिंग स्टेज में आता है। फर्क रखेगा, इनपुट स्टेज कौन सी है? जिसमें वो स्कैन कर रहा है और डाटा आपका सिस्टम के अंदर इन हो रहा है। प्रोसेसिंग स्टेज कौन सी है? जिसमें आपके बिल की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, वो सिस्टम के लिहाज से है, बिलिंग सिस्टम में बिल की प्रोसेसिंग होगी। मे भी पेरोल सिस्टम हो तो उसमें पेरोल की प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसकी ट्रांजैक्शन बिल की प्रोसेसिंग हो रही। और फिर इसके बाद जब आपका फाइनल प्रिंट निकलता है, जब प्रिंट, ये आउटपुट की स्टेज। आउटपुट स्टेज का मतलब ये है कि जो भी उस सिस्टम के मुताबिक रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है वो सही ऑथोराइज पर्सन तक पहुंचे और कॉन्फिडेंशियल रहे। अब मुझे बताइए, जब वो प्रिंट जनरेट करता है, क्या ऐसा होता है कि आपका बिल है और वो साथ वाले को कहेगा ये भाईजान बिल ले लीजिए? ऐसा नहीं, बल्कि जिस पर्सन ने शॉपिंग की है उसी को वो बिल देता है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि आपने शॉपिंग की, उसने बिल आपको दिया, साथ वाले ने कहा अच्छा मुझे भी जरा इसका बिल दिखाए, मैं भी देखूं उसने क्या क्या खरीदा है, और वो उसको भी बिल दे देगा? ऐसे होता है? नहीं, बल्कि वो रिपोर्ट एक तो ये है कि ऑथोराइज पर्सन तक पहुंचनी चाहिए और दूसरा कंट्रोल किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आउटपुट की स्टेज है। अच्छा, 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आप गैस करके खुद से जरा अपनी कॉमन सेंस लगाएं। मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा मैंने आपको नहीं बताया, क्या इस एग्जाम्पल में मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा का कोई फेज है? यस सर। इन्वेंट्री मास्टर फाइल मुझे ये बताइए, जब बारकोड को स्कैन किया जाता है, बारकोड में वो एबीसी तो नहीं ना लिखी होती? जैसे ही बारकोड को स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एबीसी फॉर्म में कैसे आ जाती है? जादू नहीं होता, बैक एंड पे कोडिंग की गई होती है कि अगर बारकोड ये होगा ना तो इस बारकोड के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। जब ये बारकोड स्कैन किया जाए तो बिल के ऊपर बारकोड ना प्रिंट करे, बल्कि उसके सामने जो प्रोडक्ट लिखी हुई है उसको प्रिंट करे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, क्वांटिटी तो वो जो कैशियर है वो पंच कर रहा होता है, प्राइस वो पंच नहीं कर रहा होता। आपने अगर कभी गौर से देखा हो, प्राइस को वो कभी, हाँ, सेट की, किस फाइल में सेट की होती है? वो मास्टर फाइल में। मास्टर फाइल में ऐसा डाटा एंटर किया जाता है जो कि नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता। लफ्ज़ स्टैंडिंग डाटा से आपको कंसेप्ट मिल रहा होगा, ऐसा डाटा जो अपनी जगह पे मौजूद रहता है, उसको हिलाया नहीं जाता, उसको चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, वर्ड मास्टर भी इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा था। आईटी की लैंग्वेज में एक मास्टर फाइल होती है, एक ट्रांजैक्शन फाइल होती है। ट्रांजैक्शन फाइल में वो डाटा, जिस तरह हमारा ऑडिट में था ना परमानेंट फाइल और करंट फाइल,
दूसरा आईटी की लैंग्वेज में एक होता है मास्टर फाइल, एक ट्रांजैक्शन फाइल। मास्टर फाइल में वो डाटा जो डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता, ट्रांजैक्शन फाइल में वो डाटा जो कि डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है। बहरहाल हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मास्टर फाइल को समझिए, ट्रांजैक्शन फाइल को इग्नोर कर दें। मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा से मुराद ऐसी फाइल, ऐसा डाटा है जो डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता, यानी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइसेस, ये डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होते। तो ये जो आपके बिल के ऊपर ये वैल्यूज एंटर होती है ना, डिस्क्रिप्शन या प्राइस, ये मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा से कॉपी की होती है उन्होंने। आपको चारों फेज समझ आ गए, इनपुट भी, प्रोसेसिंग भी, आउटपुट भी, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा भी। चले, ये एग्जांपल थी मैं सेल्स एंड बिलिंग सिस्टम की जो आपने देखी होगी, ये इजी कंपैरेटिवली आपके लिए। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। आप हैं एक डिपार्टमेंट में, कंपनी में पेरोल सुपरवाइजर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मंथ एंड पे आपने सारे एम्प्लॉइज की पेरोल प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये, आप मैन्युअली सबकी पेरोल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लें, पेज पकड़ लें, साथ में बैठ के कैलकुलेशन करते रहें। इसमें टाइम भी लगेगा और गलती का चांस भी निस्बतन ज्यादा है। आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप मार्केट से कोई पेरोल की एप्लीकेशन बाय कर लें जिसमें आप मिनिमम डाटा एंटर करें और बाकी का काम वो खुद कर ले, ऑटोमेशन हो जाए। फर्स्ट कीजिए, आपने एक सॉफ्टवेयर बाय कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, पेरोल एप्लीकेशन। इस पेरोल एप्लीकेशन, ये जो काम करेगी एप्लीकेशन, ये कितने फेजेस में करेगी, 4 फेजेस में करेगी। किसमें, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। अब मैं जो काम कर रहा हूं ना वो आपको बताऊंगा और आपने लॉजिकली लिंक करके, क्योंकि वैसे तो मैंने कंसेप्ट बिल्ड करना है ना, तो आपको भी पता मैं तरतीब से चलूंगा, लेकिन आपने कंसेप्ट साथ साथ बिल्ड करते जाना है कि ये क्यों इस स्टेज में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं पेरोल सुपरवाइजर हूं, मैंने सारे के सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट कॉपी की और लिस्ट कहां से उठाई। अब जरा कंसेप्चुअली ज़हन में रखिएगा, मैं दरम्यान में मिक्स करने की कोशिश करूंगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हायर किए जाते हैं उनकी लिस्ट होती है। मैंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से एम्प्लॉइज की लिस्ट ली ताकि मेरे पास अपडेटेड लिस्ट हो। इसके बाद मैंने एम्प्लॉइज की लिस्ट आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर था, फैक्ट्री सुपरवाइजर, उसने मुझे हर एम्प्लॉय की लिस्ट भेजी कि किस एम्प्लॉय ने कितने आवर्स वर्क किया है। जो आर, मैंने हर एम्प्लॉय के आगे आवर्स वर्कड की लिस्ट इंक्लूड कर दे। ठीक है, आवर्स वर्कड की लिस्ट इंक्लूड कर दी। और फिर इसके बाद किस एम्प्लॉय का आर्ली रेट क्या होगा, ये बाज़ औक़ात डिफरेंट हो सकता है, आपने शायद कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। ये एम्प्लॉय टू सीनियर एम्प्लॉय को हाई रेट पे किया जाता है, जूनियर को कम। मैंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो हर एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसका आर्ली रेट क्या मिलेगा, वहां से हर एम्प्लॉय का आर्ली रेट भी लिंक कर दिया और उस फाइल में एंटर कर दिया। अब मैंने फाइल में 3 चीजें एंटर की है, एक नेम ऑफ एम्प्लॉइज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा आवर्स वर्क और तीसरा वेज रेट। बताइए ये कौन सी स्टेज थी, इनपुट स्टेज। बताइए इस स्टेज में कोई ऐसा डाटा था जो मुझे मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा से कॉपी करना पड़ा, रेट, शाबाश, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ। अच्छा, ये तो हो गया मास्टर डाटा। अब दूसरा हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, एक होती है आईटी में मास्टर फाइल, एक होती है ट्रांजैक्शन फाइल। ये जो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है ये मास्टर फाइल नहीं है, ये चेंज होती रहेगी, हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होगी और इस महीने में डिफरेंट है, नेक्स्ट मंथ में डिफरेंट। ये ट्रांजैक्शन फाइल, इसको छोड़ दें। मास्टर फाइल एंड स्टैंडर्ड डाटा कौन सा है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास है। ठीक है, हम इसको प्रोसेस अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं। इनपुट में मैंने नेम इनपुट किया, ठीक है, ये इनपुट स्टेज थी। अब क्या हुआ, एप्लीकेशन एक्टिवेट हुई, उसने आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई किया, फिर हाउस रेंट अलाउंस 15% ऐड कर दिया, दूसरे अलाउंसेस ऐड किए, ग्रॉस पे कैलकुलेट कर ली।
ग्रॉस पे के बाद ऑटोमेटिकली उसमें टैक्स का मॉड्यूल भी था, उसने हर एम्प्लॉय की टैक्स भी कैलकुलेशन की और एंड पे नेट पे का कॉलम बना दिया। अब ये जो सारी कैलकुलेशन हो रही है नेट पे तक, ये कौन सी स्टेज है? प्रोसेसिंग। ये इनपुट की स्टेज नहीं है, ये प्रोसेसिंग की स्टेज है, ठीक है। और जब सैलरी शीट प्रिंट होगी, ये कौन सी स्टेज है? आउटपुट की स्टेज। स्टूडेंट कहने लगे सर वो जो फाइनल सैलरी कैलकुलेट हो रही है वो आउटपुट नहीं है। नहीं, आउटपुट हमेशा रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स जिनकी बेस के ऊपर आगे जो भी ट्रांजैक्शन या एक्शन होने हैं वो होंगे। जो सिस्टम कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा होता है ना, वो प्रोसेसिंग स्टेज है, वो आउटपुट स्टेज नहीं है। आउटपुट स्टेज होते हैं जिसमें रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आप मुझे बताइए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेरोल एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम करे, आप चाहते हैं कि आपका बिलिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक काम करे, तो आपने किन एरियाज पे कंट्रोल बिल्ड करने हैं? इनपुट पे भी, प्रोसेसिंग पे भी, आउटपुट पे भी, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा पे भी। जैसे पेरोल वाले एग्जांपल में इनपुट में गलती हो सकती है कि सैलरी कैलकुलेट होने में गलती, किसी के 200 आवर्स थे, हमने 200 की बजाय 2000 कर दिए या 20 कर दिए, गलती हो सकती है कि नहीं? इनपुट। प्रोसेसिंग में हो सकता है किसी एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट ना हो। आउटपुट में हो सकता है जो सैलरी शीट है वो किसी एक एम्प्लॉय को सैलरी शीट दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कॉन्फिडेंशियल ना रहे, ठीक है, हो सकता है। और मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा में हो सकता है कि जितने एम्प्लॉयज की पेरोल बन रही है वो ज्यादा हो और मास्टर फाइल में एम्प्लॉयज कम हो, या मास्टर फाइल्स को अनऑथोराइज्ड पर्सन चेंज कर ले। आपने नोट किया होगा इस पूरे सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा अहम जो डाटा होता है वो मास्टर फाइल है। आप अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस बिलिंग सिस्टम में चेंज कर देना तो उस दिन वो प्रोडक्ट अगर 1000 दफा बिकी है, 1000 दफा गलत प्राइस लगी होगी। अगर आप एक गलत एम्प्लॉइज को पेरोल में यहाँ पे ऐड कर दें मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा में, तो जब कभी मैं हर महीने सैलरी शीट बनाने के लिए डाटा उठाऊंगा, हर महीने उस फेक एम्प्लॉय को पेमेंट होती रहेगी। तो आप एग्री करते हैं कि चारों फेजेस पे कंट्रोल होने चाहिए, इनपुट पे, प्रोसेसिंग पे, आउटपुट पे, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा पे। अब थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। रिवर्स ऑर्डर में इसलिए क्योंकि ज़्यादा अहम जो डिटेल है ना वो यहाँ पे मैं पहले छोटे मोटे जो है कंसेप्ट एरिया वो कवर करना चाह रहा हूँ। एग्री करते हैं मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा जो है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। इससे क्या मुराद है? अनऑथोराइज्ड पर्सन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और जब कभी जरूरत पड़े नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस सिर्फ डायरेक्टर्स को एक्सेस होती है नॉर्मली, या हायर लेवल अथॉरिटीज को। नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है जी, नो अनऑथोराइज्ड। और जब कभी इसको अपडेट करने की जरूरत हो, ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपडेट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दिया और हमने पुरानी प्राइस ही रखी हुई है, जिस दिन सेल टैक्स बढ़ाया उसी दिन ये अपडेट होने चाहिए। जिस दिन कोई एम्प्लॉय पेरोल एप्लीकेशन की बात करें, एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, उसी दिन से उसका नाम आ जाना चाहिए, और जिस दिन किसी ने रिजाइन किया उस दिन कट जाना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए एज ऑडिटर ज्यादा बड़ा रिस्क कौन सा है? अगर एम्प्लॉयज, नए एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग टाइमली नहीं हो रही पेरोल में, और जो एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं उनकी रिमूवल भी टाइमली नहीं हो रही, दोनों गलत काम है। ज्यादा रिस्की कौन सा है? दूसरे रिमूवल, क्योंकि रिमूवल वाले में उसको सैलरी मिलती जाएगी और वो किसी को नहीं बताएगा, जबकि ज्वाइनिंग वाले को जब सैलरी नहीं मिलेगी वो खुद आके बता देगा। बहरहाल दोनों, अब दोनों जो है ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा समझ आ गया क्या होता है, और उस पर कंट्रोल्स क्यों जरूरी हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये भी समझ आ गया कि अनऑथोराइज्ड पर्सन की एक्सेस नहीं हो और टाइमली अपडेट हो रहा हो। हमने ये देखेंगे अगर ये दोनों ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब है ये एरिया सिक्योर है। आउटपुट का ताल्लुक है, हमेशा याद रखिए, रिपोर्ट्स के साथ। इसके साथ चाहे ब्रैकेट में लिख दें रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स हार्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली अब जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स इस्तेमाल करती है ना, वो रिपोर्ट सॉफ्ट फॉर्म में
आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर अपना ब्लड टेस्ट कभी करवाया तो आपने देखा होगा जो लेबोरेटरीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक आपका सैंपल लेके आपको कहते हैं 2 दिन के बाद आ जाएगा, रिपोर्ट ले जाइएगा जहाँ पे ब्लड, और दूसरे वो कहते हैं ये प्रिंट इसके ऊपर ही वेबसाइट पे जाएं, ये लॉगिन पासवर्ड है, 2 दिन के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, ये भी रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन दोनों में फर्क है। बहरहाल हम अपने आर्ट में दोनों कवर करेंगे कि आउटपुट चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इसके कंट्रोल्स होने चाहिए। पहला कंट्रोल, आउटपुट सिर्फ ऑथोराइज पर्सन तक जाए। आपका मेडिकल हिस्ट्री डाटा वगैरह जो है ये सेंसिटिव डाटा होता है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऑथोराइज पर्सन तक जाए और कॉन्फिडेंशियल रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है। जैसे सैलरी शीट है कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और उसकी ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, सीएफओ वगैरह ऑथोराइज करें उसको। कंट्रोल्स ओवर आउटपुट एग्री करते होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए इसको समझने के लिए पहले आपने बिलिंग एप्लीकेशन और फिर उसके बाद पेरोल एप्लीकेशन, ये 2 एग्जांपल के साथ आपको पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। प्रोसेसिंग, क्या रिस्क है कि कैलकुलेशंस के दौरान में, प्रोसेसिंग के दौरान में एरर हो सकते हैं? हो के कंप्यूटर कभी एरर नहीं कर सकता, अगर उसकी प्रोग्रामिंग सही नहीं हुई तो एरर कर सकता है। तो रिस्क क्या होता है कि आपके ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली और कंप्लीटली रिकॉर्ड ना हुए हो, या तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, या ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड हुई लेकिन उनकी कैलकुलेशन अमाउंट ठीक नहीं हुई। तो प्रोसेसिंग में हम ये देखते हैं। अब इन तीनों के बेसिक, पहले इनकी आगे फर्दर एग्जांपल्स भी थी हमारे सिलेबस में, अब एग्जांपल्स नहीं, इसकी एग्जांपल उसने बढ़ा दी है इनपुट की और इनकी एग्जांपल उसने उड़ा दी है। हालांकि काम तकरीबन उतना ही है, ठीक है। जहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल डिलीट की वहाँ पे 2-3 उसने इधर बढ़ा भी दी हैं, लेकिन बार फिर भी ओवरऑल देखे तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हुआ है। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, मास्टर फाइल, स्टैंडर्ड डाटा समझ आ गए। इनपुट कंट्रोल प्रोबेबली सबसे अहम, क्योंकि एक दफा जो चीज सिस्टम में आ जाए ना, यहीं पे बड़ा ज्यादा गलती का चांस होता है। वरना एक दफा सिस्टम में अगर आ जाए, वो गलती हो भी जाए ना, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है आसानी से। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमारे लिए सबसे अहम कंट्रोल्स हैं इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भला, कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमने सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं, वो एक्यूरेटली और कंप्लीटली इनपुट हो जाएं। यानी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी स्कैन हो, कोई रह ना जाए, कंप्लीट और एक्यूरेटली। अगर कस्टमर ने 5 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं तो हमने 5 की एंट्री करनी है, 6 की या 4 की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाजू का ऐसा आप खाना खाने के लिए गए, आपने ऑर्डर किया और उसके बाद आपने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, मिनरल वाटर की बोतल नहीं, सादा पानी ले आओ, और जब बिल आया तो आपने देखा मिनरल वाटर की बोतल भी ऐड। इसका मतलब उनके इनपुट कंट्रोल्स सही नहीं है। तो इनपुट कंट्रोल्स का मतलब जो डाटा इनपुट किया जाए वो एक्यूरेट और कंप्लीट। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स है, कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और इन एग्जांपल्स में भाई एक और भी एग्जांपल्स थी, दिखाइएगा। ये एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं, 1-2 रह गए हैं। हाँ जी, ये चेक लीजिए, ये 7 और 8 पे लिखिए, ठीक है। कंप्लीटनेस और डुप्लीकेशन है। इनपुट कंट्रोल 1 बाय 1 अब हम इनपुट कंट्रोल्स के एग्जांपल समझने लगे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको ये पता चल गया एप्लीकेशन कंट्रोल्स किसे कहते हैं? एप्लीकेशन का मतलब क्या है? फिर इसके फेजेस कितने हैं? 4। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। इन सारे फेजेस का फंक्शन आपको समझ लग गया कि एक एप्लीकेशंस में इनपुट कहां से लेके कहां तक होता है, प्रोसेसिंग फेज कहां से लेके कहां तक आता है, आउटपुट फेज किसको कहते हैं और मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा किसको कहते हैं। ये फेजेस समझ आ गए। अब हम इसमें से डिस्कशन करने लगे हैं इनपुट फेज की। इनपुट फेज का पे कंट्रोल्स होने चाहिए। किस लिए कंट्रोल्स होने चाहिए? ताकि हम जो डाटा एंटर करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, एक्यूरेट और कंप्लीट, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा 1 बाय 1।
पहला रेंज टेस्ट, पेरोल एप्लीकेशन की एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ आवर्स, एक महीने में एक एम्प्लॉय कितने आवर्स, एक दिन में 8 घंटे काम करता है फर्ज कीजिए, और एक छुट्टी आ गई हफ्ते में, एक महीने में तकरीबन कितने आवर्स काम करता होगा? 200 के करीब, 200 के आसपास। अगर बड़ा ओवर टाइम लगाए तो शायद 250 तक पहुंच जाए, और अगर बड़ी छुट्टियां नॉर्मली और बड़ी छुट्टियां करे तो 150 तक पहुंच जाए। भी ऐसे होगा ना? क्या मुझे जो फील्ड है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स इनपुट किए जाते हैं वहां पे कंट्रोल लगाने की जरूरत है कि इस फील्ड के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो फिगर एंटर की जाए वो 150 से कम और 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या मुझे ये कमांड उस डब्बे में इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर मैं इंक्लूड करूंगा और गलती से 1 0 एक्स्ट्रा प्रेस हो जाता है तो अगर मैंने ये कंट्रोल बिल्ड किया होगा ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर मैसेज दे देगा। और अगर कंट्रोल बिल्ड नहीं किया होगा उसको प्रोसेस कर देगा। इसी तरह अगर 200 की बजाय 1 0 कम आ गया, 20 आ गया, फिर भी वो फौरन एरर मैसेज दे देगा, भाई चेक करो अपनी वैल्यू को, ये गलत लग रही है। ये इसको कहते हैं रेंज टेस्ट या रेंज चेक। रेंज टेस्ट या रेंज चेक का मतलब ये है आपने इनपुट वाले बॉक्स में कमांड लगा दी कि इसमें जो वैल्यू आए वो एक प्री डिटरमिन्ड रेंज के दरमियान होनी चाहिए, यानी 150 से लेके 250 तक। 150 से कम ना हो, 250 से ज्यादा ना हो, ये रेंज टेस्ट। और अगर जैसे ही वैल्यू कम या ज्यादा हो फौरन एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे, एरर मैसेज दे दे। रेंज टेस्ट समझ आ गया? एक होता है रेंज टेस्ट, जैसे पेरोल में रेंज टेस्ट एप्रोप्रिएट है। रेंज टेस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट इंपोज की जाती है, लेकिन याद रखें हर एप्लीकेशन में रेंज टेस्ट नहीं लगाया जाता, कुछ में लिमिट टेस्ट भी लगाया जाता है। लिमिट टेस्ट का मतलब है एक साइड पे लिमिट लगेगी, या लोअर साइड पे या अपर साइड पे, बोथ साइड पे नहीं लिमिट लगेगी। रेंज टेस्ट में बोथ साइड पे लिमिट लगती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी सेल्स एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उसमें आपके जितने भी क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट है और उनके आगे क्रेडिट लिमिट है। सेल्स में अब आपका रिस्क ये है कि कहीं क्रेडिट लिमिट से ज्यादा ना सेल हो जाए उसको। बताइए आप यहाँ पे रेंज टेस्ट लगाएंगे कि लिमिट टेस्ट? लिमिट टेस्ट। और अपर साइड पे कि लोअर साइड पे? अपर साइड पे, कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन्वेंट्री एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपका रिस्क यह है कि इन्वेंट्री का री ऑर्डर लेवल आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, उससे कम होना, अगर इन्वेंट्री फौरन रिपोर्ट जनरेट करके सबको बता दे। अब बताइए रेंज टेस्ट लगाएंगे कि इसमें लिमिट टेस्ट? लिमिट टेस्ट। और अपर साइड पे कि लोअर साइड? तो ये बहरहाल आपका अपना डिसीजन है कि आप अपने एप्लीकेशन के लिहाज से चाहे तो रेंज टेस्ट भी लगा सकते हैं, चाहे लिमिट टेस्ट भी। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? रेंज टेस्ट अपर और लोअर दोनों साइड पे लगेगा और लिमिट टेस्ट एक साइड। ये क्लियर हो गया? सीक्वेंस टेस्ट नाम से जाहिर है, ये क्या इंश्योर करेगा कि जो आप ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं वो सीक्वेंस में आ रही हो। जैसे अगर हम सेल इनवाइसेस, फर्ज कीजिए किसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं और सेल इनवाइसेस आ रहे हैं जिनको हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, डेबिट क्रेडिट। अब आपको पता है हम कंट्रोल पढ़ते हैं प्री नंबरिंग का, तो नॉर्मली सेल इनवाइसेस प्री नंबर्ड होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रांजैक्शन सेल इनवाइस नंबर 121 रिकॉर्ड करूं, 122, 123, उसके बाद 125, 124 हो सकता है कि रिकॉर्ड ही ना हो? भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मुझे कोई सिस्टम मेरे हाथ पकड़ लेगा कि भाई नहीं पहले 124 कंट्रोल? अच्छा कंट्रोल के बाद नहीं, आपका कंट्रोल मैं कंट्रोल से पहले हो सकता है, लेकिन अगर मैंने उसमें कंट्रोल लगाया होगा क्या कि मैं जो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं ना उसका ट्रांजैक्शन नंबर नोट करते जाओ, और अगर वो सीक्वेंस में ना हो तो आइडेंटिफाई कर लो, जहां पे सीक्वेंस टूटे आइडेंटिफाई कर लो। अब अगर 123 के बाद 125 आता है तो सिस्टम मुझे फौरन एरर मैसेज दे देगा, क्या 124 इज मिसिंग। सीक्वेंस टेस्ट का मकसद ये होता है, ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी इंश्योर करना है सीक्वेंस में आ रही हो। आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं, बताइए वो सीक्वेंस में होते हैं कि नहीं होते? वो सीक्वेंस में होते हैं। बाद में जब क्लास में आते हैं तो हो सकता है सीक्वेंस में ना हो,
वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी क्लास में इनरोलमेंट करवाएं और जहां मर्जी बैठे, लेकिन जब आपको कॉलेज मैनेजमेंट के लिए सीक्वेंस में होना उनका जरूरी है। सीक्वेंस टेस्ट समझ आ गया? अच्छा, अब कंट्रोल्स आप खुद से पढ़े, मैं चाह रहा हूं आप खुद सोचें, मैं ना समझाऊं, आप खुद मुझे बताएं। एक रिस्क ये है कि 123 के बाद 125 की ट्रांजैक्शन आ जाए, वो गड़बड़ है ना? क्योंकि ट्रांजैक्शन मिट हो जाएगी। इस पे क्या कंट्रोल होगा? अगर मैं आपको मसला बताऊं तो कंट्रोल आप बता देंगे? एग्जाम में हो सकता है आपको इस तरह से भी टेस्ट करे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में कहेगा ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। एप्लीकेशन के क्वेश्चन में कहेगा ये मसला, इसका हल बताओ। तो एक मसला अब मैं आपको मसला बता रहा हूं और आपने मुझे उसका कंट्रोल बताना है। मसला ये है, मैंने ट्रांजैक्शन एंटर की 123, उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आई वो एंटर की, वो भी 123। हो सकता है कि नहीं? सीक्वेंस है। फिर अगली ट्रांजैक्शन 124, फिर अगली ट्रांजैक्शन 125। सीक्वेंस है, डुप्लीकेट हो गई, डुप्लीकेट हो गई। तो क्या, कौन सा कंट्रोल? डुप्लीकेट। नाम से ही जाहिर है ये डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। आपने बाज़ औक़ात अगर एक्सेल में कभी काम किया ना, तो आप कोई डाटा अगर इन कर रहे हो तो नेक्स्ट अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना और वो पहले रिपीट हो रही है तो वो आपको ना हाईलाइट करके बता देता है कि क्या आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। वो ऑटो फार्मूला, कभी ईमेल भी अगर लिख रहे हो ना तो उसमें ऐसे जो वर्ड्स आपने कॉमनली यूज किए होते हैं, अभी आप एंटर कर रहे होते हैं, पहले से बता देता है वो। ये डुप्लीकेशन चेक है। डुप्लीकेशन चेक दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग में इसका काम क्या है भला, कि अगर डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो उसको आइडेंटिफाई करे और उसको पास ना करने दे। जबकि ईमेल में अगर आप डुप्लीकेट करें तो उसमें इसका मकसद अपोजिट होगा कि अगर ऑलरेडी इस तरह का मैसेज आपने या वर्ड पहले यूज किया हुआ है तो आपको ऑटो सजेशन दे देता है। वहां पे उसकी डुप्लीकेशन को रिपीट करना हमारे लिए टाइम सेविंग होता है। बहरहाल डुप्लीकेशन चेक का मकसद क्या है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं अगर आप रिपीट कर रहे हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। ये क्लियर? चलिए, डुप्लीकेशन भी हो गया, सीक्वेंस भी हो गया, ठीक है। कैसा पॉसिबल है कि पेरोल में पेरोल शीट प्रिपेयर करते, गौर से सुनिएगा, पेरोल शीट में एम्प्लॉइज को इनपुट करते हुए मैं ऐसा एम्प्लॉय इनपुट कर दूं जो कि मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा में नहीं है। पहले मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि मैं ये चाहता हूं फेक एम्प्लॉय इनरोल करवाऊं और उसकी सैलरी अपनी जेब में डाल लूं। एग्जिस्टेंस चेक ये नहीं देखता कि जो एंट्री कर रहे हैं वो फिजिकली बंदा जिंदा मौजूद है कि नहीं है, वो ये देखता है एग्जिस्टेंस टेस्ट के जो डाटा आप इस फाइल में एंटर कर रहे हैं वो मास्टर फाइल में मौजूद है कि नहीं है। वो ये देखेगा मास्टर फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो ये देखेगा, ठीक है। अब देखें, ये सारे कंट्रोल्स आपको ये इंश्योर करवा रहे हैं कि इनपुट सही है कि नहीं है। एग्री कर रहे हैं? अब थोड़ा सा जरा टेक्निकल एग्जांपल्स। आपने अकरेंस और कंप्लीटनेस की असर्शन पढ़ी है? अच्छा, ठीक। उसमें कभी अगर ऐसा हो सकता है कि सेल्स की 10 सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं, 10 गुड डिस्पैच नोट है, सिस्टम में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री कितनी ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए? पक्की बात है 10 की होनी चाहिए। पहले एक की एंट्री की, ट्रांजैक्शन नंबर 1 उसकी अमाउंट लिख दी, फिर ट्रांजैक्शन नंबर 2 उसकी अमाउंट लिख दी, फिर ट्रांजैक्शन नंबर 3 उसकी अमाउंट लिख दी, ट्रांजैक्शन 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही होगा। 10 ट्रांजैक्शन है, 10 की 10 रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा हो सकता है कि इधर 10 ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्डिंग करते हुए 11 हो जाए या रिकॉर्डिंग करते हुए 9 हो जाए? हो सकता है, पक्की बात है। 10 का 11 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, एग्रीड? अच्छा, कैसा हो सकता है? 10 ट्रांजैक्शन है, 10 की 10 ही रिकॉर्ड हुई, हर एक की वैल्यू गलत है या किसी एक की वैल्यू गलत है, ये भी हो सकता है। भाई दो एग्री करते हैं, दोनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स दो, हल एक। हल क्या होगा जरा ये बताएं? बैच टोटल। बैच टोटल क्या होता है भला? चेक डिजिट। बैच टोटल क्या होता है कि आप जब देखें ट्रांजैक्शन, आपने सिस्टम पढ़ा होगा दो तरह का आईटी में, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, एक बैच प्रोसेसिंग। आप जरा सोच के मुझे बताइए प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी? 11 बजे सेल हुई उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाती होंगी
फिर 11:05 पे सेल हुई, उस वक्त अकाउंट्स में एंट्री होगी, या कि इनवाइसेस बनती जाती होंगी साथ साथ लेकिन सिस्टम में एंट्री डे एंड पे होती होगी? सिस्टम में एंट्री डे एंड पे होती है। ये वैसे डिपेंड करता है, कुछ जैसे बैंकिंग सिस्टम क्रिटिकल है, इसकी एंट्री ऑनलाइन रियल टाइम में हो जाती है क्योंकि ये ना अगले आधे घंटे में आप, लेकिन कुछ सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग भी होती है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डे एंड पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी रिकॉर्ड कर ले, इसमें टाइम सेव होता है। लेकिन बैच प्रोसेसिंग में रिस्क ये हो सकता है कि आपने 10 ट्रांजैक्शन 10 के बजाय 11 या 9 कर दें, और इसमें 10 की बजाय 10 ही हो लेकिन अमाउंट गलत हो। और इसका तरीका क्या होता है, बलासूल क्या होता है, कंट्रोल क्या है? बैच कंट्रोल। बैच प्रोसेसिंग में मसला है बैच कंट्रोल है क्या? सुनिएगा जरा गौर से। आपने जितने ट्रांजैक्शन मैनुअली है ना, जिनको सिस्टम में रिकॉर्ड किया है, और आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मैनुअल है सिस्टम में सही रिकॉर्ड हुई हो, आप सिंपली मैनुअली ट्रांजैक्शन का टोटल कर लें और जो सिस्टम में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है इनका टोटल कर लें और दोनों को मैच कर लें। अगर दोनों का टोटल मैच हो गया तो इसका मतलब यह ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हुई। यह है, यानी इधर का बैच काउंट किया, उधर का बैच काउंट किया और मैच कर लिया। यहां तक बात समझ आई? लेकिन इसमें अभी भी एक ट्विस्ट है। मेरा क्वेश्चन यह है कि आप बैच टोटल जब करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को काउंट करके देखेंगे, 10 ट्रांजैक्शन है तो 10 की 10 रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, या के अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को ऐड करके देखेंगे, या के दोनों को। शाबाश। अगर आप बैच टोटल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को काउंट करके देखें, जितनी ट्रांजैक्शंस थी उतनी रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी, ये बैच टोटल की एक टाइप है, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन काउंट, जिसमें ट्रांजैक्शन काउंट कर रहे हैं। और अगर आप उनकी अमाउंट को काउंट करके देखें रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, इसे कहते हैं कंट्रोल टोटल। बैच में दोनों टोटल हो सकते हैं। देखिए ये भी ट्रांजैक्शन काउंट भी बैच टोटल है, कंट्रोल टोटल भी बैच टोटल है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे ये मसला है, आप चाहे तो बैच टोटल का वर्ड लिख लें, चाहे तो कंट्रोल टोटल का वर्ड लिख लें, एक ही बात है। ये दोनों होने चाहिए। वैसे ज्यादा अगर मुझे कहा जाए ना कि इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल टोटल को सिलेक्ट करूंगा, ये ज्यादा सही होगा, दोनों कवर हो जाए। लेकिन बहरहाल ट्रांजैक्शन काउंट भी करना चाहिए। भाई यहां तक क्लियर हो गया? फिर है कंप्लीटनेस चेक। अच्छा एक चीज, कल मैंने एक बात बताई थी आपको, एक कंट्रोल एक से ज्यादा कैटेगरी, याद है ये बात? मुझे ये बताइए जरा सोच के, हमने जब ये इंश्योर करना है हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं, सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं, कौन सा कंट्रोल? इन भाईजान ने कहा सीक्वेंस टेस्ट, उन्होंने कहा बैच टोटल। कंप्लीटनेस को भी छोड़ दें, सीक्वेंस टेस्ट और बैच टोटल दोनों करेक्ट है, दोनों ही आपके कंप्लीटनेस को इंश्योर करें। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन एग्जांपल देने लगा हूं। दोनों ही कंप्लीटनेस को इंश्योर करते हैं, फर्क सिर्फ यह है कि जो सीक्वेंस है ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है और बैच टोटल की नेचर डिटेक्टिव की है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। लेकिन बहरहाल हमें प्रिवेंटिव डिटेक्टिव, आपको पता है वो हमारे सिलेबस से वैसे ही निकल गया, सिर्फ वो क्वेश्चन है इस वजह से हम करते हैं सीक्वेंस। और याद रखें एग्जाम में अगर इस तरह की क्वेश्चन देता है और आप दोनों में से कोई भी लिख दे ठीक होगा, बेहतर आप दोनों लिख दे, सीक्वेंस और बैच दोनों लिख दे तो बेहतर है, ठीक है? क्योंकि सीक्वेंस में आ रही है ना ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन अगर स्किप होगी वो उसको पकड़ लेगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट हुई है उसको डुप्लीकेट चेक पकड़ लेगा। तो जो काम बैच टोटल कर रहा है वही काम अलग अलग सीक्वेंस और डुप्लीकेट कर रहे हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन, हाँ अगर लास्ट ट्रांजैक्शन मिसिंग है, हाँ ये अगर आखिरी ट्रांजैक्शन मिसिंग है वो उसको सीक्वेंस नहीं पकड़ पाएगा, ये बात सही कह रहे हैं, उसलिए फिर हम बैच टोटल, ठीक है? पहले कंट्रोल की अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कोई कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई कम है, लेकिन बहरहाल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। आपसे सिर्फ इतने रिक्वायर्ड है कि एग्जाम में जब जनरल कंट्रोल का क्वेश्चन हो तो वो ऑब्जेक्टिव आपको याद हो, वो ऑब्जेक्टिव आपको बताएगा और कहेगा इस ऑब्जेक्टिव के कंट्रोल बताएं, वो सीधी हेडिंग नहीं बताएगा, आप उसके कंट्रोल्स बता सकें। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में वो आपको कुछ मसले बताएगा और कहेगा सजेशन दे दीजिए कि क्या कंट्रोल्स बिल्ड करना है। कभी कभी जनरल कंट्रोल में भी वो हमसे सजेशन पूछ लेता है, जैसे मैं आपको बताया था ना कल वाले केस में, उसने कहा कि जी थोड़ा सा मॉड्यूल में चेंज किया हमने प्रोग्राम में और सिस्टम सारा बैठ गया,
और उसके बाद 3 दिन लगे उसको रिस्टोर करने में। तो वो आपने कंट्रोल्स बताए थे कौन कौन से वीक है। तो आपसे केस स्टडी भी पूछ सकता है। केस स्टडी में क्या करेगा, मसला बताएगा और आपसे कहेगा बताओ इस मसले का हल क्या है। और रटे वाला क्वेश्चन होगा तो सीधा टेस्ट का नाम लेके, कैटेगरी का नाम लेके बताएगा इसके कंट्रोल्स बताओ। ये अच्छा आप सुनिए, कंप्लीटनेस का ताल्लुक और से सुनिएगा। कंप्लीटनेस का मतलब ये नहीं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है कि नहीं, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि नहीं ये बताएगा। जैसे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इनरोल्ड हैं कि नहीं, ये एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन जो स्टूडेंट भी इनरोल्ड है उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर दिया कि नहीं दिया, ये क्लास तो नहीं दिया तो उसका मतलब है आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं होना चाहिए था। कंप्लीटनेस चेक का मतलब है कि फॉर्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सारी की सारी अगर हो तो फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो, वरना नहीं। आपने प्रैक्टिकली अगर कभी गूगल वगैरह या दूसरे फॉर्म फिल किए हो कभी तो आपको पता होगा उसमें अगर फॉर्म, उसमें कुछ फील्ड ऐसी होते हैं जिनके साथ स्टेरिक मार्क होता है रिक्वायर्ड, और कुछ होते हैं स्टेरिक मार्क वाली अगर कोई आप फील्ड फिल ना करे तो फॉर्म प्रोसेस। ये है कंप्लीटनेस चेक। ये इसका ताल्लुक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से नहीं है, रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन से, अमाउंट से भी नहीं है। बस ये देखेगा सारी फील्ड पूरी होनी चाहिए, कोई फील्ड ब्लैंक है तो कंप्लीटनेस चेक समझ आ गया। अब लास्ट चेक डिजिट, इसको आपने गौर से समझना। हालांकि इसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, ना उसने आज तक पूछा है, लेकिन फिर भी आपको पता है बुक में एग्जांपल है तो हमने उसको मेंशन करना होता है। मुझे बताइए हम अपनी काउंटिंग में कभी नंबर्स यूज करते हैं, काउंट कोड यूज करते हैं? प्रैक्टिकली आप एंट्री करते हैं ना, सेल्स डेबिट, नहीं सेल्स रिटर्न थी, अच्छा वो सेल्स रिटर्न और रेक्टिफाइंग एंट्री थी, सेल्स, हाँ वो सेल्स 1000 की बजाय 2000 से रिकॉर्ड कर ली थी, तो अब सेल्स डेबिट डेटर ये कह रहा था, पूरी बात तो सुनिए। प्रैक्टिकली आप कहते हैं डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, आपको एंट्री सिखाई जाती है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। आप प्रैक्टिस में जाके कभी ये एंट्री पास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में जाके कभी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री प्रैक्टिस में जाके एंट्री पता क्या पास करेंगे? 7335 डेबिट, 4832 क्रेडिट। कोड चार्ट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ा है आपने? आपको सिर्फ सरसरी तौर पे बता दिया होगा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, लिस्ट है। असल में चार्ट ऑफ अकाउंट जब प्रैक्टिकली आप किसी भी सिस्टम में एंट्री पास करते हैं ना, जो सिस्टम बने हुए हैं उनमें आप इंग्लिश के साथ एंट्री पास नहीं करते, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो कभी आप सैलरीज के स्पेलिंग में आप डबल ए कर देंगे, कभी ई कर देंगे, वो हर दफा अलग अकाउंट बनाता जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस सीरीज से बचने के लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने हर अकाउंट को एक कोड दे दिया, आप वो हाँ कोड गलत हो जाए ये चेक डिजिट आ, इसीलिए तो है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, कोड इस्तेमाल करते हैं, उसको वो सैलरीज डेबिट कैश डेबिट वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करते। इवन आपने एडमिशन लिया है ना कॉलेज, आपको या ऑफिशियली जब हम डाटा वगैरह कंपाइल कर रहे होते हैं यार, आपको नाम से नहीं जाना जाता, आपको आपके आईडी से जाना जाता है, जो यूनिक आईडी नंबर। आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, आपको नाम से नहीं, बैंक का जो ऑफिशियल ब्रांच वाला शायद आपको नाम से, लेकिन हेड ऑफिस में जब रिकॉर्ड कीपिंग हो रही होती है आपको आपके अकाउंट से जाना जाता है। तो प्रैक्टिकली याद रखिएगा अकाउंट्स यूज होते हैं। अब अकाउंट्स में सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपने 7338 की बजाय 7833 फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया, एक ही ट्रांजैक्शन दूसरे की ऐसे हो। इस रिस्क को खत्म करने के लिए चेक डिजिट है। चेक डिजिट क्या करता है? चेक डिजिट का बेसिक पर्पस ये है कि अगर आपने अकाउंट कोड एंटर करते हुए कोई ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया, यानी कोई डिजिट्स आगे पीछे कर दिए, ये आइडेंटिफाई कर लेगा। ये कैसे, ये बताना चाह रहा हूं। जैसे फर्ज कीजिए एक अकाउंट कोड है 23467, ये आईकैप की एग्जांपल से उठाया, उसके बाद अपनी भी एक एग्जांपल बना के आपको वो बुक में दिया हुआ है, वो आप घर जाके खुद ट्राई कीजिएगा। ये आपने रिस्क है कि हम 23467 के बजाय 23647 कर देंगे, ये रिस्क है ना,
कि 2 3 6 4 7, ये नहीं होना चाहिए। करते क्या हम, ये जो ओरिजिनल कोड है ना जिसको हम चाहते हैं कि सही एंटर हो, ये वाला, हम इसका एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट करते हैं जो कि इन्हीं नंबर से कैलकुलेट करके एंड में ऐड किया जाता है। इन्हीं नंबर से कैलकुलेट, पहले वो डिजिट समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट होता है, उसके डिफरेंट फार्मूला है। हम एक फार्मूला यूज करते हैं मॉड्यूलस सिस्टम। वो क्या है, ये आपका चेक डिजिट है, आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया, देखें 2 2 3 3 4 4 6 6 7, नहीं बस ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद हमारा कोई एक कोड होगा जो हमने नंबर होगा ऐड करना है, उसको हम कर लेते हैं x फॉर एग्जांपल, अननोन है। हमने क्या करना है, इन सब को डिजिट असाइन करने हैं। ये जो हमारा x वाला है ना, इसको 1 का डिजिट असाइन होगा, वेट असाइन होगा, वेट, हर एक डिजिट को वेट असाइन होगा। x को होगा 1, 7 को होगा 2, 6 को होगा 3, 4 को होगा 4, 1 2 3 4 में ही चलना है, 3 को होगा 5, 2 को होगा 6। मैं ये देख रहा था कि वो लाइन सही आ रही है कि नहीं आ रही, ये नहीं वो मैं कोई कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये मैं सिर्फ ये देख रहा था, कैलकुलेशन कोई नहीं कर रहा था। x वो एक्स्ट्रा डिजिट है जो हमने इस नंबर से कैलकुलेट करके इनके एंड पे ऐड करना है। अब कैलकुलेशन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 12, 3 5 15, 4 6 16, 6 3 18, 7 9 14, ये अननोन है। अब इनको ऐड कर लें, करना भाई जरा ऐड, 75, यहां तक आप पहुंच गए 75 तक। अब इसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप मॉड्यूलस 11 यूज कर लें, मॉड्यूलस 7 यूज कर लें, मॉड्यूलस 5 यूज कर लें। मैं बताता हूं, जैसे आपको पता है ना, नहीं मैं बताता हूं, आपने बाइनरी सिस्टम का पता है आपको, उसमें 0 1 0 1, उसमें 2 कभी नहीं आता। इसी तरह एक सिस्टम, ये तो 2 का सिस्टम हो गया ना बाइनरी सिस्टम, एक सिस्टम है 4 का, उसमें 4 कभी नहीं आएगा, 0 1 2 3 में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मॉड्यूलस का मतलब है वो सिस्टम नंबर 11 का मतलब ये है कि अब जो भी कोड रखेंगे ना हम इसमें 11 नहीं आएगा, 10 आ सकता है, 11 नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस 11 है अगर, इसका मतलब है आपने 11 का पहाड़ा पढ़ना है जो कि 75 के इमीडिएटली बाद वाले नंबर पे रुके। 77। इसका मतलब ये हुआ आपके कोड का टोटल 77 होना चाहिए। फिर सुने, यहां तक समझ आ गई? आपने नंबर को कॉलम की फॉर्म में एज इट इज कन्वर्ट किया, कॉलम को वेट दे दिए 1 2 3 4 5 करके, कॉलम नंबर को कॉलम बनाया, कॉलम को वेट दिए, उसको ऐड किया, फिर ऐड कर दिया 75 तक आ गए। फिर अब आपने मॉड्यूलस 11 अगर उसने दिया हुआ है तो आपने 11 का पहाड़ा पढ़ना है कि जो कि 75 के बाद वाला, क्योंकि यहां पे आपने कोई ना कोई नंबर ऐड करना है। वो कौन सा नंबर ऐड करना है? जो कि मॉड्यूलस 11 का मतलब है कि जो आपका आंसर है ना वो 11 पे डिवाइड होता हो, 11 पे, क्योंकि सिस्टम 11 उसने खुद बता दिया। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप 8 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर वो कहे मॉड्यूलस 11 यूज करना है तो हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब बताइए 11 का पहाड़ा, अब आपने इसमें ऐसा फिगर ऐड करना है जब टोटल आए तो 11 पे डिवाइड हो 77, और वो डिजिट क्या होगा 2। इसका मतलब है 2 हमारा क्या हो गया, 6 के डिजिट। अब ये मॉड्यूलस के हिसाब से चेंज होगा। अगर आप मॉड्यूलस 8 यूज करते हैं तो 8 दहाया 80,
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगर आप 4 का मॉड्यूलस यूज करते हैं, 1 302 का मॉड्यूलस अगर यूज करते हैं तो कर लें, बताएं 302 में से 75 निकाल ले, जो आएगा इधर ऐड कर दें भाई, बस कर दें, मैं कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम जब कोड देंगे, अब जब हम कस्टमर को कोड देंगे ना, वो 2 3 4 6 7 नहीं होगा, ये ओरिजिनल कोड था, वो क्या होगा 2 3 4 6 7 2। आपने अगर देखा हो ना, आपका आईडी कार्ड या आपका जो बैंक का नंबर होता है बाज़ का, उसमें इस तरह उसने स्पेस एंड पे एक डिजिट ऐड होता है बाज़, वो चेक डिजिट। अच्छा अब होता क्या, अब सुन, अब जरा अब मैं क्लाइमेक्स पे लेके आ रहा हूं आपको। कैलकुलेशन क्लियर होगी ना, अब मैं कंसेप्ट क्लियर करने लगा हूं। अभी मैंने कैलकुलेशन क्लियर की है, अब मैं कंसेप्ट, कैलकुलेशन क्या थी कि जिस डिजिट से आपने कोड निकालना है, एक्स्ट्रा डिजिट जो आपने एंड में ऐड, उसको कॉलम बनाए, कॉलम को वेट दें, उसके बाद सम कर लें और पहाड़ा पड़े, और जो ऐड वो इधर आ जाना। क्लियर। अब मुझे ये बताइए, अगर आप कभी एंट्री करते हुए 2 3 6 4 7 2 कर देंगे, सिस्टम एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 2 आया, शाबाश, इसका चेक डिजिट 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, और सिस्टम फौरन कहेगा ओहो इसका चेक डिजिट 2 है, वो कहेगा गलत एंट्री पोस्ट की आपने, गलत एंट्री पोस्ट की, हाँ गलत अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला अकाउंट, अगर कोई दुनिया में ये वाला अकाउंट है भी ना, उसका फिर चेक डिजिट दूसरा होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। 2 की जगह पे 0 भी, जो भी आया आप उसको इंक्लूड, 0 भी आ सकता है। भाई ये चेक डिजिट एग्जांपल समझ आ गई। अब मुझे बताएं, इसका कंसेप्ट समझ आ गया, चेक डिजिट क्यों ऐड किया जाता है एंड में, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है, वो डिफरेंट एग्जांपल है आई कैप की। एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का चेक डिजिट आपने कैलकुलेट, घर जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर वही आंसर भी साथ दिया हुआ है, अगर वही आता है तो उसका मतलब है चेक डिजिट के आप एक्सपर्ट हो गए। लेकिन याद रखें, ये तो आपको समझाने के लिए इजी एग्जांपल दी गई थी, प्रैक्टिकली ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, क्योंकि कभी कभी इत्तेफाक से तो वो प्रैक्टिकली वो भी रिस्क कवर करना होता है, तो वो थोड़ा बड़ा रखते हैं उसमें। 12 चेक क्लियर हो गया आपको। अच्छा आप मुझे बताइए, एग्जाम में आईटी वाले चैप्टर में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अब उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है ना, मैं ये देखना चाहता हूँ आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। पहली चीज, क्या अगर आपसे आईटी जनरल कंट्रोल्स की कैटेगरी पूछे बता देंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की कैटेगरी पूछे बता देंगे। अगर आपको जनरल कंट्रोल में से किसी एक की कैटेगरी बता के एग्जाम्पल पूछे बता देंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल में इनपुट की अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे बता देंगे। अच्छा लफ्ज कैटेगरी और एग्जाम्पल में फर्क है, कैटेगरी और एग्जाम्पल में फर्क है। एग्जाम्पल कैटेगरी नहीं होती, वो कैटेगरी के अंदर है। अच्छा अब अगर आपसे कहे किसी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में कोई कैटेगरी दे के आपसे कहे इसके कंट्रोल्स बताओ, कैटेगरी दे के वो बता देंगे, और आपको पता है कंट्रोल किसी ना किसी रिस्क की वजह से आता है। तो अगर आपसे कंसेप्ट लेवल पे, केस स्टडी लेवल पे पूछे, यानी रिस्क बता दे और कहे इसका कंट्रोल्स क्या है, वो बता देंगे। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, कंट्रोल, अगर तो सिर्फ रटा लगाया हुआ ना, तो आप सिर्फ रटे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर। लेकिन अगर आदमी हर कंट्रोल को समझाए कि ये किस मकसद के लिए होता है, ये किस मकसद के लिए होता है, तो वो आपसे जब कोई रिस्क बताएगा तो आप उसको उसका कंट्रोल भी रिकमेंड कर सकते हैं, कंट्रोल्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपसे कोई आके पूछे भाई मेरा गोदाम है, उसमें हर हफ्ते कोई ना कोई चोरी हो जाती है, बताओ क्या करूं, ये है एप्लीकेशन, सीसीटीवी कैमरा लगा दे, गार्ड उधर बैठा दे, ठीक है, फिजिकल एक्सेस, ये है एप्लीकेशन जो आपने सीखा है उसकी एप्लीकेशन। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, फर्क सिर्फ यह है कि आपने 2-4 दफा खुद से सोचा हो कि अच्छा अगर ये वाला मसला आ गया उसका कंट्रोल क्या होगा, ये वाला मसला आ गया उसका कंट्रोल क्या होगा, आसानी से आप आंसर कर सकते। याद रखें हमारे सिलेबस में आईटी एडवांस लेवल की नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगा ले, जो हमने कल पिछले 2 दिन में कंसेप्ट पढ़े हैं, क्या बहुत मुश्किल थे? 80% क्वेश्चन आप देखेंगे इसी एरिया में से आते हैं, ठीक है, 80%। तो ये सिर्फ अपने आप को एक रियलाइज करवाने की बात है कि आईटी हमारी फील्ड नहीं है, नो डाउट, लेकिन उससे सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूड की है, और इसमें कंट्रोल्स में आपने दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है।
कैटेगरी के साथ रटा भी लगाना है कौन कौन सी एग्जाम्पल है, और अगर आपको कोई मसला बता दिया जाए तो आपको इस काबिल होना चाहिए बीइंग ए प्रोफेशनल, उसे बता सके इस मसले का ये कंट्रोल है, इस मसले का ये कंट्रोल है, बता देंगे जी। अच्छा अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन, सांस ले। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो इजी है, वो है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ पढ़ने क्या जा रहे हैं। कंप्यूटर्स को ऑडिट में इस्तेमाल करने का फायदा है कि नुकसान? दोनों है। क्या फायदा क्या नुकसान? क्या फायदा क्या नुकसान? अब ये कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं है। और फिर कंप्यूटर को किस किस स्टेज पे यूज किया जा सकता है? क्या कंप्यूटर को रिस्क असेसमेंट स्टेज पे यूज किया जा सकता है? क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज किया जा सकता है? क्या सब्सटेंटिव क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है? एग्जाम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट समझाने हैं कल। अच्छा आपके पास ऑप्शन है, अभी 10-12 मिनट में भी ये समझा जा सकता है, कल भी समझा जा सकता है, लेकिन कल मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि आप ये ना कहे सर एक दिन में इतने ज्यादा 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल? अच्छा वैसे कल भी ये आसानी से कवर हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है आज ही कवर कर लें? कितनों का ख्याल है नहीं कल करें? नहीं वोटिंग आपके सामने है, वोटिंग आपके सामने, जिसमें मर्जी करनी हो तो मैं वोटिंग करवाता ही नहीं। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं बाकी का, 1 मिनट है ओवर। हाँ ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, याद भी कर, नहीं मैं इस बात याद भी करना है, और खास तौर पे जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल। आज फिर वादा करें कि आप जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल की कैटेगरीज और एग्जाम्पल सारी याद कर लेंगे, पक्की बात है। अगर आपने कल जिसने एग्जाम्पल्स याद ना कि उसको माइंड में, अब आपको माइंड मैप मिलना शुरू हो गया ना, आखिरी हफ्ता है हमारा, इस हफ्ते में इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मैंने आपको देने हैं। लेकिन कल जिस स्टूडेंट ने, मैं हो सकता है रैंडम बेसिस के ऊपर आपसे एग्जाम्पल्स पूछूं और कैटेगरी पूछूं, जिस स्टूडेंट ने ना बताया ना उसको फिर माइंड मैप नहीं मिलेगा। ये कल क्लास के स्टार्ट में शुरू के 10 मिनट में मैं एक टीए को कहूंगा कि आपसे ना रैंडमली पूछे, जिसने जवाब दिया वो याद करके आएंगे कल। चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।